So let's get started with the new topic. Screen visible है सबको? जी सर। यस सर। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्मल फॉर्म। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं। बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। हमारे पास इसकी 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी को बोला जाता है KNF। इनकी फुल फॉर्म याद रखना ध्यान से, ठीक है। The first normal form is called KNF, which stands for Kuroda normal form. Which stands for Kuroda normal form, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही करवाऊंगा। इसके अंदर हमारी जो है कन्वर्शन नहीं होती है, ठीक है। आप CFG जो है आपकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से KNF नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो देयर इज नो कन्वर्शन, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारे पास चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। CNF स्टैंड्स फॉर चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, राइट। इसके अंदर बेटा हम लोग करेंगे कन्वर्शन। आपके पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर, राइट। तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है GNF, ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म, तो अगेन इसके अंदर भी हमारे पास डेफिनेशन रहेगी। GNF क्या होती है उसकी डेफिनेशन प्लस अ कन्वर्शन विल बी देयर, ठीक है। अ कन्वर्शन विल बी देयर एंड इसकी कन्वर्शन जो है इट विल टेक 5 स्टेप्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स you are facing 5 steps, but in a odd times you may get 4 steps also, ठीक है। so हम यही बोलते हैं कि जो हमारी GNF है उसके अंदर 4 to 5 steps लगते हैं during conversion, right। so let's begin with first normal form which is having only definition, right। तो KNF क्या चीज है? क्रोडा नॉर्मल फॉर्म। आपके पास कोई भी ग्रामर जो है वो क्रोडा नॉर्मल फॉर्म का पार्ट कहलाई जाएगी। कब? जब उसकी सारी प्रोडक्शन या फिर रूल्स जो हैं वो इस टाइप में होंगे। ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 वेरिएबल्स, राइट हैंड साइड के ऊपर 2 वेरिएबल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे 2 वेरिएबल, लेफ्ट पे 1 वेरिएबल, राइट पे 1 वेरिएबल, लेफ्ट पे 1 वेरिएबल और राइट पे 1 टर्मिनल। so only these 4 productions belongs to KNF, क्रोडा नॉर्मल फॉर्म। अगर इसके अलावा कोई और प्रोडक्शन आती है तो वो KNF का पार्ट नहीं कहलाई जाएगी, ये याद रखना। Am I clear? If other than these 4 productions, if any other production you will face, then that production will not be the part of KNF, right। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? पहली जो प्रोडक्शन है उसके अंदर लेफ्ट पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, राइट पे भी 2 वेरिएबल्स हैं। दूसरी प्रोडक्शन के अंदर लेफ्ट के ऊपर 1 वेरिएबल है, राइट पे 2 वेरिएबल्स है। तीसरी प्रोडक्शन के ऊपर लेफ्ट पे 1 वेरिएबल है और राइट पे भी 1 वेरिएबल है एट द मैक्स। और in case of fourth production we have only single variable on left hand side and single terminal on right hand side, right। so here ये जो आपकी KNF है, it is named after Saigi Yuki Kuroda। ये एक साइंटिस्ट था जिसने KNF की इन्वेंशन करी थी, राइट। and who originally called it as linear bounded grammar। उसने इसको LBA का नाम भी दिया था। क्या दिया था? LBA, linear bounded grammar। so it was invented by Saigi Yuki Kuroda। ये बंदे का नाम याद रखना। नेक्स्ट, अब वो बोलता है कि every grammar in context Kuroda normal form is non contracting and therefore generates a context sensitive language। अभी देखते हैं ये कैसे है, इसका मतलब क्या है लाइन का। so conversely every context sensitive language which does not generate the empty string
कैन बी जनरेटेड बाय ग्रामर इन क्रोडा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कोई भी ग्रामर है जो कि KNF का पार्ट है, इट इज नॉन कंट्रैक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि वो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को जनरेट करवा सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपके पास जो पहली प्रोडक्शन लिखी हुई है AB goes to CD, the first production you may have AB goes to CD। अब ये जो प्रोडक्शन है इसको मैं 4 कंटेक्स्ट सेंसिटिव रूल्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला रूल कहता है AB goes to AZ। दूसरा रूल कहता है कि AZ goes to WZ। तीसरा रूल कहता है WZ goes to WD, and fourth rule is saying we have WD goes to CD। WD goes to CD। So इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पहली प्रोडक्शन है, हरमीत बेटा अपना कैमरा ऑफ करो। हरमीत अपना कैमरा ऑफ करो। सो इसका मतलब क्या है कि जो AB goes to CD है उसको आप इन 4 रूल्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपके कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के रूल्स हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड है, जो आपका रूल नंबर फर्स्ट है और जो थर्ड है, इसके अंदर बेटा आपका जो लेफ्ट कंटेक्स्ट है, हेयर लेफ्ट कंटेक्स्ट इज A ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट कंटेक्स्ट ऑन राइट हैंड साइड इज A और A। Similarly, in case of third rule, your left context is W। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और थर्ड रूल जो है वो आपका कंटेक्स्ट लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। Similarly, in case of second rule, यहाँ पे Z और Z सेम है, D और D सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव रूल है। समझ रहे हो? ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है कि ये जो आपकी KNF है उसके अंदर एवरी नॉन कंट्रैक्टिंग ग्रामर इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव। समझ आई? इसको हमने नॉन कंट्रैक्टिंग क्यों बोला है? एम आई क्लियर? क्योंकि ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव रूल्स को सेटिस्फाई करती है। हमारे पास 2 तरह के रूल्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव, दूसरा होता है राइट कंटेक्स्ट सेंसिटिव। राइट, सो इसकी सिर्फ बेटा डेफिनेशन ही है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारे पास चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 5 और 10 मार्क्स। CNF लेफ्ट कंटेक्स्ट 5 और 10 मार्क्स। CNF लेफ्ट कंटेक्ट 5 और 10 मार्क्स। CNF अभिनव कुमार झा। बेटा आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, सो बिहेव योरसेल्फ। राइट, so first of all we have a definition for context Chomsky normal form। so Chomsky normal form क्या होती है? कोई भी प्रोडक्शन CNF का पार्ट कब कहलाई जाती है? जब उसकी प्रोडक्शन या उसके रूल्स जो है वो दिखने में इस तरीके के होते हैं, कैपिटल A goes to BC और कैपिटल A goes to स्मॉल a। राइट, सो ओनली दीज 2 रूल्स आर देयर इन CNF। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम एक वेरिएबल एंड राइट हैंड साइड के ऊपर मैक्सिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स ही चाहिए, तीसरा वेरिएबल नहीं आ सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ A goes to स्मॉल a, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक वेरिएबल और राइट के ऊपर खाली और खाली एक टर्मिनल ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 2 करेक्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैपिटल A goes to स्मॉल a स्मॉल b,
तो ये गलत है। कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये भी गलत है। कैपिटल ए गोज टू ए बी सी, तो ये भी गलत है, ये CNF का पार्ट नहीं है। राइट? इन दोनों में से कोई एक ही होगा या दोनों होनी चाहिए? बेटा दोनों में से एक भी हो सकता है। तो ये सपोज सर दोनों में से एक हुआ, सपोज ए गोज टू बी सी हो गया, हाँ, तो जो पिछला सर के एन एफ में भी तो एक ऐसी थी जिसमें एक साइड वेरिएबल और दूसरी साइड हाँ, दो वो वेरिएबल जो थे। प्रोडक्शन है वो दोनों का पार्ट है ना, फिर KNF का भी पार्ट बन जाएगी और CNF का भी पार्ट बन जाएगी। ठीक है सर। आपका मेन एम क्या है? आपके पास जोन सी भी प्रोडक्शन होगी उसको हमने इन फॉर्म के अंदर लाना है। ये दो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रही हैं, CNF। अगर सी एन एफ बोले तो? हाँ जी, अगर बोला है, हाँ, अगर आपको बोला गया है कि कन्वर्ट द गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF, तो हम कन्वर्ट करेंगे। ये आएगा, अगला टॉपिक वही है हमारा, कन्वर्शन का। ओके सर। ठीक है, तो ये जो नीचे मैंने प्रोडक्शंस लिखी हैं 3 तरह की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कैपिटल ए है, लेकिन राइट के ऊपर 2 टर्मिनल्स हैं, तो ये CNF का पार्ट नहीं है। अब टर्मिनल में वेरी, ये नहीं है कि मैंने कैपिटल ए और कैपिटल BC लिखा है और आपने भी OB लेने हैं। टर्मिनल्स और वेरिएबल्स बेटा कोई भी हो सकते हैं, फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड यू मे टेक एनी वेरिएबल, एंड फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड यू मे टेक एनी टर्मिनल। एम आई क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा Z गोज टू SX, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर A नहीं है, इसके अंदर B और C नहीं है, तो ये CNF का पार्ट नहीं है। ये भी आपका CNF है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल B गोज टू स्टार, तो स्टार जो है वो आपका क्या होता है? टर्मिनल। तो ये आपका CNF का पार्ट बिल्कुल है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि whenever you are going to convert a context free grammar into Chomsky normal form, you will be having 3 steps for their conversion. ठीक है, you will face 3 different steps. So let's proceed with those steps. So first of all, क्या करते हैं हम लोग? Whatever the example will be given to you, उनके लिए पहला स्टेप क्या है? एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस। अगर आपके पास जो गिवन CFG है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो आपको गिवन है, अगर तो उसके अंदर इट विल बी गिवन टू यू, राइट? अगर तो इसके अंदर कोई नल प्रोडक्शन है, कोई ऐसी प्रोडक्शन है, या A गोज टू एप्सिलॉन ऐसी प्रोडक्शन है, तो उसको हम रिमूव करेंगे। तो इसकी रिमूवल के मैंने आपको स्टेप्स लास्ट लेक्चर में बताए थे, राइट? अगर कोई चेन बन रही है, कैपिटल A goes to B, B goes to C, C goes to D, if any sort of chain is there, then again you will have to remove that particular chain. ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मेथड करवाया हुआ है कि हाउ टू एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर नहीं है, अगर यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, अगर नल प्रोडक्शन नहीं है, तो सिंपली हम लिख देते हैं देयर इज नो नीड फॉर दिस स्टेप। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 सेज दैट एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपके पास जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, ठीक है। स्टेप 3 जो है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड, कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहती है कि रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो प्रोडक्शन व्हिच आर गिवन टू यू इज S goes to small a capital D, capital A
goes to small a capital B slash small b capital A capital B. Two productions are given for capital A, and for B it is capital B goes to small b, and for D it is capital D goes to small d. Right? So these are total 5 productions which are given to you. ठीक है, अब हमारा एम क्या है कि इनको हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है. राइट? सो सबसे पहला स्टेप जो है elimination, you have to check for whether there is any unit production or any null production present in the given CFG or not. So मेरे को चेक करके बताओ कि आपको कोई चेन दिख रही है इसके अंदर, कोई ऐसा वेरिएबल जो दोबारा से फिर चेन बना रहा हो? नहीं. सिमिलरली वी डोंट हैव एनी नल प्रोडक्शन. ठीक है, ना तो मेरे पास कोई यूनिट प्रोडक्शन है, ना ही कोई नल प्रोडक्शन है, तो इसलिए स्टेप 1 की जरूरत नहीं है. तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? एज देयर इज नो नल एंड यूनिट प्रोडक्शन इन द गिवन ग्रामर, देयरफॉर नो नीड टू परफॉर्म द स्टेप नंबर 1. एम आई क्लियर? सर क्लियर है? यस सर. उसके बाद मैं ना यस सर. ब्लैक बोर्ड थोड़ा बड़ा कर दूं सो दैट ठीक है. तो ये आपका व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 की जरूरत हमें नहीं थी. राइट? सो लेट्स प्रोसीड विद स्टेप नंबर 2. सो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया था? बताएगा कोई जना? एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स. ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल. सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? वोवली प्रोडक्शंस लिखनी है जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैपिटल बी गोज टू स्मॉल बी एंड कैपिटल डी गोज टू स्मॉल डी. सो दीज आर दी टू प्रोडक्शंस व्हिच आर इन रिक्वायर्ड फॉर्म. तो इसको नंबर कर लो नंबर 1, एंड कैपिटल डी गोज टू स्मॉल डी इसको कर लिया नंबर 2. तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म में थी. उसके बाद हमने क्या करना है? ये वाला ए और ये वाले बी की जगह पे कोई और वेरिएबल सपोज करना है. आप क्या करना है? ये वाला जो ए है, ये वाला ए और ये वाला बी स्मॉल जो है, उनको हमने वैनिश करना है, फिनिश करना है. तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल सपोज करने जा रहे हैं अपनी तरफ से. तो मैंने क्या करा है? लेट्स सपोज, मैं सपोज, और वेरिएबल बेटा वो वाला सपोज करना है जो यूज नहीं हुआ होगा. तो लेट्स, मैं सपोज कर रहा हूं पी. यहाँ पे कर रहा हूं लेट कैपिटल पी गोज टू स्मॉल ए. ठीक है, ये वाले ए की जगह पे मैंने सपोज कर लिया पी और इसको नंबर कर लिया 3, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया. उसके बाद ये वाले बी की जगह पे मैंने सपोज करा क्यू, कैपिटल क्यू गोज टू स्मॉल बी. सो इसको नंबर दे दिया मैंने 4. समझ आ गया क्या करा मैंने? क्योंकि आपका जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर हमने करनी है एलिमिनेशन करनी है टर्मिनल्स की. तो वो वाले टर्मिनल्स जो आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, एक ये ए है और दूसरा ये बी है, उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल पुट करूंगा. राइट? तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से सपोज करा है कैपिटल पी गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल पी गोज टू स्मॉल ए एंड कैपिटल क्यू गोज टू स्मॉल बी. ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गए तो इसलिए इसको भी हमने नंबर कर दिया. उसके बाद जब पुट किया, अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन के अंदर पुट करिए, तो प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी कैपिटल एस गोज टू, ए की जगह पे था पी कैपिटल ए कैपिटल डी. ठीक है, और बाद में क्या बन जाएगा? ए गोज टू कैपिटल ए, और ए की जगह पे मैंने क्या लिया था? कैपिटल पी गोज टू बी. ये आपका रिक्वायर्ड में आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे को मैक्सिमम सी एन एफ के लिए
दो ही वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, इसको काउंट दे दिया नंबर 5। ये रिक्वायर्ड में नहीं आया था ना, इसको स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, इसको स्टार लिख लिया। सिमिलरली कैपिटल ए गोज टू बी की जगह पे मैंने पुट किया था क्यू, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसको भी हम स्टार मार्क कर लेंगे। तो वेन एवर यू हैव more than two variables on right hand side, suppose those productions as a star mark productions, because you have to take those productions into step number 3, right? Am I clear? Yes, sir. आगे चले, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दोबारा any बता दो doubt to any student to clear your doubts? सर, एक बार दोबारा बता दो। रिपीट करना। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सो स्टेप नंबर 2 कहता क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग, सॉरी, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल्स ऑन राइट हैंड साइड। आपके पास वो वाले टर्मिनल्स राइट हैंड साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे, बट बिफोर दैट यू विल हैव टू राइट दोज प्रोडक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी इन रिक्वायर्ड फॉर्म। स्टेप 1 के बाद आपके पास जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं, मींस रिक्वायर्ड फॉर्म यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, वो आपकी CNF की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्शंस थी जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड फॉर्म का पार्ट थी, दैट इज कैपिटल B गोज टू स्मॉल b एंड कैपिटल D गोज टू स्मॉल d। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसको नंबर 1 और नंबर 2 लिख दिया। आफ्टर दैट ये वाला A और ये वाला जो B था इसको एलिमिनेट किया। कैसे? by supposing a new variable in place of these terminals। तो suppose A को किया मैंने कैपिटल P, तो क्या हुआ? let P goes to small a। तो ये भी तो आपका CNF का पार्ट था, इसको नंबर दे दिया नेक्स्ट, वो है 3। सिमिलरली इस स्मॉल b की जगह पे मैंने पुट किया था कैपिटल Q, तो ये भी तो हमारा CNF का पार्ट था, तो इसको नंबर दे दिया 4। अब ये P और Q जिसकी जगह पे मैंने सपोज करे हैं उसको हम पुट करेंगे वापस अपनी प्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे स्मॉल a की जगह पे था P, तो ये आपका क्या बन गया? S गोज टू P कैपिटल A कैपिटल D। इसको स्टार मार्क कर लो। सिमिलरली दूसरी प्रोडक्शन थी हमारी कैपिटल A गोज टू स्मॉल a कैपिटल B। इन प्लेस ऑफ स्मॉल a वी हैव अज्यूम्ड P, तो P को पुट किया तो प्रोडक्शन क्या बन गई? कैपिटल A गोज टू कैपिटल P कैपिटल B। तो ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ गया, उसको नंबर दे दिया 5। नेक्स्ट सीरियल ऑर्डर, अगेन यहाँ पे B की जगह पे मैंने सपोज करा था कैपिटल Q और कैपिटल Q कैपिटल A कैपिटल B, तो ये भी आपका स्टार मार्क हो गया। तो यू हैव टू मार्क स्टार टू दोज प्रोडक्शंस which are having more than 2 variables। क्लियर है बेटा? अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 2 बेटा आपका यहीं तक खत्म हो गया है, ठीक है? तो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? restricting the number of variables, or you can say that restriction on variables of right hand side। की right hand side के ऊपर जो variables हैं उनके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। क्यों करना है? बिकॉज मेरे को राइट हैंड साइड के ऊपर खाली 2 वेरिएबल्स चाहिए अकॉर्डिंग टू CNF। क्लियर है? तो अब मेरे पास बेटा 2 प्रोडक्शन है जो अभी भी हमारी CNF का पार्ट नहीं है, तो पहले मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, यूजिंग S गोज टू PAD। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए, तो मैंने क्या करा, सपोज PQ यूज करे थे, R सपोज कर रहा हूं, सपोज R गोज टू AD। पहले वेरिएबल को छोड़ के, राइट हैंड साइड के पहले वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको किसी नए वेरिएबल के अंदर पुट करना है। तो मैंने क्या लिखा, सपोज R गोज टू AD वेयर S गोज टू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
S goes to PR where R goes to AD। ठीक है, क्या करा मैंने, पहले वेरिएबल पे हाथ रख लिया और बाकी जितने भी रिमेनिंग वेरिएबल्स है P को छोड़ के आगे हैं दो वेरिएबल्स, उसको किसी नए वेरिएबल के अंदर पुट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, S goes to PR where R goes to AD। तो ये वाली दोनों प्रोडक्शन भी आपकी रिक्वायर्ड के अंदर आ गई। इसको नेक्स्ट नंबर दे दिया 6, इसको नेक्स्ट नंबर दे दिया 7, राइट। So now we are left with only one production which is not in required form, और वो है हमारी ये। तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग कैपिटल A goes to कैपिटल Q, कैपिटल A कैपिटल B। अगेन पहले वाले वेरिएबल को छोड़ के बाकी दोनों को पुट कर दो। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R हो गया, R के बाद हम यूज कर लेते हैं T क्योंकि S ऑलरेडी यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कैपिटल A goes to QT where T goes to AB। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 8 and it will be your number 9। So now we have around 9 productions। तो ये 9 जिनको मैंने टोटल 9 नंबर करे हुए हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्शंस आपकी CNF का पार्ट बन चुकी हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर सपोज A goes to QAB है, हाँ वहाँ पे QAD ही होता, तो AD तो हमने पहले ही R माना, तो वो सीधा हो जाता ना सर। हाँ, A वो goes to सीधा हो Q। जाना था। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्शन जो ऑलरेडी यूज करी हुई है तो वो वाला ऊपर वाला वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ धीरज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज दैट वेरिएबल। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल A कैपिटल B या S दिया हुआ है, उसको नीचे आपको कहीं सपोजिशन के अंदर यूज नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। सो ये आपके पास टोटल 9 प्रोडक्शन आई हैं जिनको मैंने काउंट करा हुआ है। देख लीजिए, सारी की सारी CNF का पार्ट है, जिसकी राइट हैंड साइड के ऊपर या तो खाली टर्मिनल है सिर्फ और सिर्फ सिंगल, या फिर राइट हैंड साइड के ऊपर एट दी मैक्स 2 ही वेरिएबल्स हैं। तो यू कैन चेक। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर आप देख सकते हो खाली एक टर्मिनल, नंबर 2 के अंदर देख सकते हो खाली एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, ये नहीं आई। 2 वेरिएबल्स, अगेन नेक्स्ट नंबर दे दिया, 2 वेरिएबल्स नेक्स्ट नंबर, 2 वेरिएबल्स नेक्स्ट नंबर, 2 वेरिएबल्स नेक्स्ट नंबर, 2 वेरिएबल्स नेक्स्ट नंबर। क्लियर है बेटा? जी सर। क्लियर है? यस सर। और एग्जांपल करें इसकी? यस सर। सर एक वो वाली एग्जांपल हो ना जिसमें चेन बनेगी। चेन वाली बेटा आप लोग ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछना। मेरे पास ना एग्जांपल नहीं है वो, मैं इसकी एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। ओके सर। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल है पीपीटी के अंदर, वो बहुत आसान है धीरज। इफ इन केस ऑफ चेन इज देयर, तो चेन वाले जो आपको स्टेप्स करवाए थे ना यूनिट प्रोडक्शन के, वो वाले स्टेप्स वहां पे लगा के उसकी पहले चेन खत्म करनी है आपको, और बाद में ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा उसके लिए भी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी लेंथी मेथड है, तो बहुत कम केसेस होते हैं जब आपको पेपर के अंदर नल प्रोडक्शन आए जिसको आपको कन्वर्ट करना है CNF का, ठीक है, या फिर यूनिट प्रोडक्शन हो जिसको आपको कन्वर्शन करनी है CNF के अंदर। क्योंकि ये मेथड ऑलरेडी लेंथी है, तो अगर वो भी मैं ऐड अप कर दूंगा तो और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको करवाने जा रहा हूं, फाइंड अ ग्रामर इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इक्विवेलेंट टू कैपिटल S goes to, ये सेकंड एग्जांपल है, कैपिटल S goes to कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B एंड कैपिटल A goes to कैपिटल B goes to कैपिटल B स्लैश B। ठीक है, तो ये एग्जांपल है
सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू CNF। इसी कन्वर्शन करते हैं CNF के अंदर। तो पेपर में बेटा आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर आपके पास ये कोई भी प्रोडक्शन गिवन नहीं रहेगी। क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रूव दैट इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, क्या आ सकता है आपको, प्रूव दैट इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म द प्रोडक्शंस इन आंसर बिकम्स ट्वाइस एज कंपेयर टू क्वेश्चंस प्रोडक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाती है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, आपके पास 5 प्रोडक्शन गिवन थी और हमारा जो आंसर आया है उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन आई, ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 9। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर आप कोई भी प्रोडक्शन अपनी तरफ से सपोज करके इसको इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इन आंसर द प्रोडक्शन बिकम्स ट्वाइस एज कंपेयर टू क्वेश्चन इन केस ऑफ CNF, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद इट। सो अगेन इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कोई चेन है इसके अंदर, कोई भी चेन नहीं है। S गोज टू कैपिटल A, कैपिटल 2 A's हैं 2 B's हैं, तो चेन नहीं है। चेन कहाँ पे होती है, जब एक सिंगल वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर जाता है, तो देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेन, राइट। सो यहाँ पे बेटा हमारे पास स्टेप 1 की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो नो नीड फॉर दिस स्टेप बिकॉज देयर इज नो C is there। उसके बाद सीधा स्टेप नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। स्टेप 2 क्या कहता था, elimination of terminals on right hand side। क्या करना है, टर्मिनल्स की एलिमिनेशन करनी है। ठीक है, बट बिफोर एलिमिनेटिंग you have to write those productions which are in required form। ठीक है, so capital A goes to small a, capital B goes to small b, so these are the 2 productions which are in required CNF। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे चले, वेरी गुड। सो नेक्स्ट है हमारा, आगे चले, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये भी तो रिक्वायर्ड फॉर्म का पार्ट है। कैपिटल A गोज टू, यहाँ पे ना मेरे को लगता है स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है, बिकॉज इन PPT कैपिटल गोज टू डबल ए और कैपिटल बी गोज टू डबल बी, ये दोनों भी है। एक मिनट रुक जा, लेट मी चेक, क्योंकि PPT के अंदर ना वो जब हेडिंग लिखते हैं तो वो सबको कैपिटल कर देता है। एक मिनट होल्ड करना, लेट मी डबल अश्योर विद द स्टेटमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, क्योंकि हेडिंग जब होता है ना PPT के, तो हेडिंग के अंदर वो सारे को कैपिटल्स में लिख लेता है, तो यहाँ पे वही गड़बड़ हुई है। हाँ यही गड़बड़ है, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट। हाँ ओके सर। गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। गड़बड़ ये है कि जो आपकी PPT है ना, यहाँ पे उसने इसको ना कैपिटल A कैपिटल B ट्रीट कर लिया है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम PPT के हेडिंग्स लिखते हैं तो हेडिंग के अंदर ना वो फॉन्ट को कैप्स में लिख लेता है, तो इसलिए प्रॉब्लम हुई है, राइट। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोबारा से देख लो। अब यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी रिक्वायर्ड में नहीं है, और ये भी रिक्वायर्ड में नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हमने वो वाली 2 प्रोडक्शंस लिखी जो रिक्वायर्ड के अंदर आ गई थी। उसके बाद मैंने बेटा एक अपनी तरफ से वेरिएबल सपोज करा। अब वो वेरिएबल सपोज करने जा रहा हूं, पुट कैपिटल CA, ये वेरिएबल का नाम दिया मैंने CA। CA इज अ वेरिएबल, C जो एक वेरिएबल है जो कि मैंने A के कोरस्पोंडिंग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं A की जगह पे। सिमिलरली
पुट सी बी गोज टू स्मॉल बी। तो ये भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। इसको नंबर दे दिया 3 और इसको नंबर दे दिया 4। समझ आ गया क्या करा मैंने? मैंने क्या करा है? सर थोड़ा सा ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, राइट हैंड साइड। एक मिनट में नीचे रुक जा। मैंने क्या करा है, आप कोई भी बेटा वेरिएबल अपनी तरफ से सपोज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा है, पुट सी ए गोज टू ए एंड सी बी गोज टू बी। इसको नंबर दे दिया 3, इसको नंबर दे दिया 4। ठीक है, सी ए एक वेरिएबल है, सिमिलरली सी बी एक वेरिएबल है जो कि बी की जगह पे सपोज करा था, क्योंकि अब आपको ये वाला ए और ये वाले बी को एलिमिनेट करना है ना, तो उसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग कैपिटल पी और कैपिटल क्यू भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बुक्स के अंदर ये वाला मेथड यूज करा है, तो मैं वो वाला मेथड भी आपको बता रहा हूँ। आगे चले। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, सी ए की जगह पे स्मॉल ए लिखा, सी बी की जगह पे स्मॉल बी लिखा। इसको रिप्लेस करते हैं अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन के अंदर। तो पहली प्रोडक्शन क्या बन गई, एस गोज टू सी ए कैपिटल ए सी बी कैपिटल बी। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दूसरे वेरिएबल सपोज कर सकता हूँ इसकी जगह पे। बताओ, इज इट ओके विद यू? यस सर, क्लियर है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप यहाँ पे बेटा ये भी लिख सकते हो, इसको सीधा सा C1 और C2 ले लो। ठीक है, अब क्लियर है? ये C1 और ये C2 वेरिएबल्स है। ठीक है, सिमिलरली कैपिटल A गोज टू C1 कैपिटल A, कैपिटल B गोज टू C2 कैपिटल B। तो ये भी राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं, 2। तो ये आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गए, ये आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गए। सिर्फ ये वाली प्रोडक्शन है जो कि स्टार मार्क करी जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो बताइए। S goes to C1 कैपिटल A C2 कैपिटल B। तो ये प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसके अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर 4 वेरिएबल्स हैं। तो इट विल बी टेकन टू स्टेप नंबर 3, राइट, वेयर एज कैपिटल A goes to कैपिटल C1 कैपिटल A, only 2 variables, कैपिटल C2 कैपिटल B, only 2 variables। क्लियर है? सर जिद्दां ਅਸੀਂ C1 C2 ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ Q ਕੈਪੀਟਲ Q goes to बेटा small a भी बिल्कुल लिख ले सकते सकते हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ है तो you just need to replace it। हेलो, यहाँ पे मैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यहाँ पे P कर दिया, यहाँ पे Q कर दिया, यहाँ पे P आया, यहाँ पे Q आया, P आया, Q आया। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपका बेटा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हेलो हाँ जी सर, P2 goes to स्मॉल ए है, बट यहाँ पर सर P ए देखिए सर, एक कैपिटल है सर ए। आपकी आवाज के अंदर बेटा डिस्टोर्शन बहुत है, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर ऊपर से आप लिखे हैं पुट की P goes to A स्मॉल ए, बट यहाँ पर सर लिख रहे हैं P क्या, और लिख रहे हैं P लिखे हैं ए जो कैपिटल है सर, ए कैपिटल यहाँ पर, वहाँ पर स्मॉल है, बेटा ये वो तो कैसे? पुट किया ना, आपकी जो प्रोडक्शन थी, जो ओरिजिनल प्रोडक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ओरिजिनल प्रोडक्शन क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी गोज टू स्मॉल बी कैपिटल बी, ये ओरिजिनल प्रोडक्शन है ना। तो इस ए की जगह पे जी मैंने सर। पी सपोज करा है, इस बी की जगह पे क्यू सपोज करा है, तो उसको पुट करेंगे ना, तभी तो वो सीएनएफ के अंदर आएगी और आप उसको नंबर कर सकते हो। जी सर, ओके सर, समझ आ गई बात? थैंक यू। मनीष बात कर रहा है? जी जी, मनीष बात वेरी गुड। ओके सर। चलो आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सो स्टेप नंबर 3 क्या कहता था, रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर, रिस्ट्रिक्टिंग दी वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्शन है हमारे पास, यूजिंग S goes to P A Q B।
तो ये कैसे करते थे, पहले वेरिएबल पे हाथ रख के बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उसको किसी नए वेरिएबल के अंदर पुट करते थे, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पी क्यू आर, आर यूज नहीं हुआ तो आर लिखते हैं, एस गोज टू पी आर, तो ये रिक्वायर्ड में आया, इसको अगला नंबर दिया नंबर 7, ठीक है, वेयर आर गोज टू ए क्यू बी, तो ये रिक्वायर्ड में नहीं है, इसको नंबर नहीं देना है। अगेन क्या करेंगे, आर की जगह पे आएगा एस यूज हो चुका है, टी, यहां पे मैंने क्या लिखा, आर गोज टू ए टी, रिक्वायर्ड में आया, नेक्स्ट नंबर दिया नंबर 8, वेयर टी गोज टू क्यू बी, नेक्स्ट नंबर दिया नंबर 9, ठीक है। तो सारी प्रोडक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है वो सारी की सारी जो है वो CNF के अंदर आ चुकी हैं। क्लियर है सर? हाँ जी। सर जो एस गोज टू पी ए क्यू बी है, पी, हाँ जी, उसके अंदर सर एस गोज टू पी ए की जगह ए गोज टू पी ए है ना, तो पी ए की जगह ए नहीं लिख सकते ओनली? नहीं बेटा, जो फिफ्थ इक्वेशन है ना सर, ए गोज टू पी ए, फिफ्थ इक्वेशन, हाँ ए गोज टू पी ए, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमारा एम क्या होता है, पहले वेरिएबल को छोड़ के बाकी वाले वेरिएबल्स के अंदर पुट करना। ऐसे ही करना होता है? हाँ जी, ऐसे ही ये मेथड है आपका। मैं समझ गया हूँ, आप बोल रहे हो कि पी ए की जगह पे यहाँ पे ए लिखा है तो ये वाला ए यहाँ पे लिख सकते हो हाँ आप, जी, और नहीं, क्यू बी की जगह बी, हाँ तो नहीं, एस नहीं गोज लिख टू ए भी सकते हो फिर, जाएगा। गलत हो जाएगा वो, ओके सर। ठीक है, वो चीज गलत हो जाएगी, ये मेथड है, आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल, यस सर। CNF की और जरूरत है एग्जांपल की? और एग्जांपल करवाऊं या आगे चलें? हो गया सर, आगे चलिए। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर, यस सर। अगर है मुश्किल तो बता दो, मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। चलो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है GNF, बट बिफोर गोइंग टू दैट टाइप, पहले हम पोल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पोल लॉन्च करने जा रहा हूं, तो यू हैव टाइम फॉर 3 मिनट्स। पोल शो होगी सबको? पोल इज विजिबल टू एवरीवन? बेटा पोल शो हो गई है कि नहीं हुई है? जी सर, हुई है सर। चलो करो फिर।
So hurry up, last 30 seconds are left. जल्दी कीजिए जिन्होंने नहीं करा है. सर किसी के पोलिंग एरर आ रहा है, वो वापस कैसा आएगा उसमें? पोल नेटवर्क इश्यू था. अब नहीं होगा बेटा, अब तो चल रही है ना. मैं पोल एंड करूंगा तो सबकी एंड हो जाएगी. रीलॉन्च हो नहीं सकता. So last 5 seconds. So thank you very much for the response. So first question था हमारा कि आइडेंटिफाई द नॉर्मल KNF. ठीक है, तो जो यहाँ पे आपकी जो कैपिटल AB गोज टू CD ये KNF का पार्ट है. कैपिटल A गोज टू BC ये भी KNF का पार्ट है. कैपिटल A गोज टू B ये भी KNF का पार्ट है. कैपिटल A गोज टू स्मॉल a. ये चारों के चारों प्रोडक्शन रूल्स जो आपके पास गिवन है ये सारे करेक्ट हैं. तो फोर्थ ऑप्शन इज फिफ्थ ऑप्शन दैट इज ऑल आर करेक्ट इज ओके. सेकंड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. कुरोडा नॉर्मल फॉर्म वाज इन्वेंटेड बाय साइगी यूकी कुरोडा. तो 3, 2, 5 और 2, 7 7 स्टूडेंट्स का आंसर गलत है. 22 स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है. ठीक है, तो रिजल्ट दिखाऊंगा आपको. सो नेक्स्ट पोल भी है हमारे पास, पोल नंबर 2. ये शो कर रहा हूं आपको. सेकंड पोल. So 30 seconds more. Thank you. So first question था हमारा CNF stands for, the right answer is second option, Chomsky normal form. ठीक है, so we have 27 right answers and 2 answers are wrong. Question number second is steps involved in converting CFG to CNF. तो इसका सही जवाब है 3. टोटल 3 स्टेप्स लगते हैं नॉर्मल कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने में. ठीक है, 7 स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है. 7. रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको. सो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 10 मार्क्स.
तो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ध्यान से समझना, लेकिन आसान है। तो सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो जीएनएफ क्या होता है? जीएनएफ स्टैंड्स फॉर ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म। तो ग्रे बैच नॉर्मल फॉर्म क्या है? A context-free grammar is in GNF if every production is of the form of A goes to capital A goes to small a alpha, small a alpha. तो कैपिटल A goes to small a alpha, ये इसकी सिंटेक्स है, ये इसका, ठीक है। वेयर स्मॉल a आपका क्या है? टर्मिनल है, ठीक है। स्मॉल a आपका क्या है? एक टर्मिनल है, और जो आपका अल्फा है, अल्फा जो है वो इट बिलोंग्स टू वेरिएबल स्टार, वीएन स्टार, और अल्फा की वैल्यू जो है वो नल भी हो सकती है। अल्फा जो है वो नल भी हो सकता है, इट कैन बी नल, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल लिखने की बजाय आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, ऐसे स्मॉल a बिलोंग्स टू सिग्मा, बिकॉज सिग्मा क्या होता है आपका? टर्मिनल, और अल्फा कैन बी नल आल्सो, ठीक है बेटा। तो अगर ये वाली जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, अगर आपका अल्फा वेरिएबल्स है, और वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट यू हैव टू टेक सम चेक। चेक क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी जितनी भी प्रोडक्शन आएगी वो सारी की सारी प्रोडक्शन स्मॉल टर्मिनल के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल है हमारे पास कैपिटल A गोज टू स्मॉल a कैपिटल B, ये करेक्ट फॉर्म है। कैपिटल S गोज टू स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B, ये करेक्ट फॉर्म है। D गोज टू स्मॉल c कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल G, ये सारी करेक्ट फॉर्म है। कैपिटल A गोज टू स्मॉल a, ये तब होगा जब आपका अल्फा नल होगा। तो ये आपकी सारी की सारी करेक्ट फॉर्म है। सो लेट्स टेक सम इनकरेक्ट फॉर्म्स ऑफ जीएनएफ। तो अगर मैं लिखूंगा कैपिटल A गोज टू स्मॉल a कैपिटल B, तो इट विल बी रॉन्ग। कैपिटल A goes to small a capital B small a, again a wrong example is there. Capital A goes to double a, again it is wrong. Capital S goes to capital A capital B, again wrong. Capital E goes to D E small a, again wrong, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड के ऊपर हमेशा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा चाहिए? टर्मिनल, टर्मिनल। अगर तो वेरिएबल आ रहे हैं तो पहले टर्मिनल आएगा, फिर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल कैन एग्जिस्ट। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल A गोज टू स्मॉल a ओनली, ठीक है। तो ये कुछ गलत फॉर्म्स मैंने आपकी राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखी हुई है। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन जीएनएफ क्या है? Am I clear with the definition of GNF? जी सर। Yes, यस sir. सर। मेथड करें? यस सर। यस सर। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो कन्वर्शन है, कन्वर्शन के 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़े से ओवरव्यू दे दूंगा स्टेप्स का, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर व्हिच वी हैव टू फॉलो। तो सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है, दैट इज बाइफरकेटेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टेप 1 जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या कहता है उसका? चेक फॉर नल प्रोडक्शन। क्या करना है आपको? चेक करना है कि कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहता है चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन। अगर कोई यूनिट प्रोडक्शन है ऑफ द फॉर्म ऑफ चेन तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है।
स्टेप 1 का पार्ट 3 है चेक फॉर CNF। आपके पास जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन रहेगी वो आपकी जो है वो CNF का पार्ट होती होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको गिवन है दैट इज या तो कैपिटल A गोज टू स्मॉल a या फिर कैपिटल B गोज टू स्मॉल bc, मींस के एक टर्मिनल या मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, अगर वो गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CNF का पार्ट नहीं है तो जो आपको पिछले वाला मेथड करवाया है उसको यूज करते हुए आपको CNF बनानी है। राइट। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है कि रीनेम करना है हमको वेरिएबल्स को, रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर है? उसके बाद स्टेप नंबर 2 आएगा। ये आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। इसके बाद आपका आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता था? हमें लेम्मा 1 अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 के अंदर वी विल बी अप्लाइंग लेम्मा 1। स्टेप नंबर 3 के अंदर ये अभी आपको बताता हूं लेम्मा 1 क्या है और लेम्मा 2 क्या है। पंपिंग लेम्मा इज डिफरेंट, लेम्मा थ्योरम आर डिफरेंट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर लेम्मा 2 लगेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग लगाते हैं स्टार मार्क प्रोडक्शंस को सोल्व करते हैं। स्टार मार्क प्रोडक्शंस को हम लोग सोल्व करेंगे और लास्ट स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 5 वो होता है फॉर जेड प्रोडक्शंस, कि जेड प्रोडक्शंस को आपने सॉर्ट आउट करना है। क्लियर है सबको? आफ्टर दिस 5th स्टेप आपको वो वाली सारी प्रोडक्शंस लिखनी होती हैं जो आपकी CNF के अंदर आ जाती है। प्रोसीजर समझ आ गया बेटा? प्रोसीजर का पता चल गया? इसको एग्जांपल में कन्वर्ट करूं अब? यस सर। ठीक है, यस सर। रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। स्टेप 1 कहता है कि नल प्रोडक्शन चेक करो, अगर तो है तो उसको रिमूव करो, अगर नहीं है तो ऐसा रहने दो। अगर पार्ट 2 यूनिट प्रोडक्शन चेक करेंगे, अगर तो कोई यूनिट प्रोडक्शन आएगी तो उसको रिमूव करेंगे, अगर नहीं आएगी तो ऐसा रहेगी। पार्ट नंबर 3 कि ऑलरेडी आपकी जो ग्रामर है वो CNF के अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 जो है रीनेमिंग करते हैं। स्टेप नंबर 2 आ जाता है लेम्मा 1 लगाएंगे। स्टेप नंबर 3 कहता है लेम्मा 2 लगाओ। स्टेप 4 कहता है स्टार मार्क प्रोडक्शंस को सॉर्ट आउट करो एंड स्टेप 5 कहता है कि जेड प्रोडक्शंस में डील करो। और फाइनली हम लोग वो वाली प्रोडक्शंस लिखेंगे जो हमारी GNF का पार्ट है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 करता हूं। एग्जाम्पल 1 क्या कहती है? कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर इन CNF इक्विवेलेंट टू द ग्रामर गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड। स्टेटमेंट क्या कहती है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर इन GNF इक्विवेलेंट टू द ग्रामर S goes to AA slash small a, double A goes to SS slash small b। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्शंस है बेटा जो आपके सामने लिखी हुई हैं जिनको हमने क्या बनाना है? GNF। तो आपके थोड़ा सा माइंड करवाने के लिए मैं लिख दूं कि GNF होती कैसी है? कैपिटल A goes to small a अल्फा। इस फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है किसको? इन प्रोडक्शंस को। समझ आ गया? स्टार्ट करूं बेटा? इसको साथ साथ लिखते जाना क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और एक एक स्टेप में लिखकर उसको डिलीट करता जाऊंगा, तो इसको साथ साथ लिखते जाओ। तो स्टेप 1 का पार्ट 1 क्या कहता था? चेक फॉर नल प्रोडक्शन। तो क्या आपके पास कोई नल प्रोडक्शन है? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ A goes to null और A goes to epsilon।
तो ऐसी प्रोडक्शन नहीं है, सो देयरफॉर नो नीड ऑफ दिस स्टेप। यहाँ पे लिख दो नो नीड फॉर दिस कन्वर्शन। ठीक है। पार्ट 2, चेक फॉर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब के कोई चेन दैट इज S goes to A goes to B goes to C. There is no chain present in the given production. S goes to AA है, लेकिन AA कहीं पर नहीं जा रहा, तो इसलिए चेन नहीं है। Therefore no need for this step. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे चलूं? यस सर। लिख लिया? रब कर दूं इसको? नो सर, 1 मिनट। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो। ऑल्दो मैं इसके नोट्स ग्रुप में अपलोड कर दूंगा आज ही, फोटो क्लिक करके ना, ये हैंड रिटन नोट्स में आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझो। उसके बाद स्टेप 1 का पार्ट 3। स्टेप 1 का पार्ट 3 क्या कहता था कि चेक करना है कि हमारी जो गिवन प्रोडक्शंस हैं वो ऑलरेडी हमारी सीएनएफ में है या नहीं है। तो देखिए ये चारों की चारों प्रोडक्शंस हैं वो सीएनएफ का पार्ट है। राइट हैंड से साइड के ऊपर मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स या 1 टर्मिनल, 2 वेरिएबल्स या 1 टर्मिनल, तो ऑलरेडी हमारा सीएनएफ में है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इन सीएनएफ, देयरफॉर नो नीड। ठीक है, अगर ये सीएनएफ में नहीं होती तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ना था। क्लियर है? उसके बाद स्टेप 1 का पार्ट नंबर 4, रीनेमिंग करनी है हमको, रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। बेटा ये ध्यान में रखना, जो रीनेमिंग है आपको सब्सक्रिप्टेड टाइप के अंदर करनी है और सीरियल ऑर्डर के अंदर करनी है। तो पहला क्या था? S is renamed as A1. A1 is a subscript. Similarly दूसरा वेरिएबल है A is renamed as A2. ठीक है, तो ओरिजिनल प्रोडक्शन आपकी क्या बन जाएगी? अब S नहीं रहा, S को मैंने A1 लिख लिया और कैपिटल A को मैंने A2 लिख लिया। ये रीनेमिंग क्यों करी है? बिकॉज वी हैव टू अप्लाई लेमास, लेमा 1 और लेमा 2 लगाने हैं, और लेमा 1 और लेमा 2 के अंदर हमें सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शन क्या बन जाएगी? कैपिटल A1 goes to A2/A and A2 goes to A1/B। अब ये वाली प्रोडक्शंस आपकी फिनिश हो गई। अब आप ये वाली 4 प्रोडक्शंस को स्टेप 2 के अंदर लेकर जाओगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार दोबारा से बताना। यहाँ पे हमने क्या करा है, स्टेप 3 के अंदर मैंने चेक करा था कि जो आपकी गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो सीएनएफ में है या नहीं है, तो वो आपकी ऑलरेडी सीएनएफ में थी। ठीक है, तो इसको हमने नहीं परफॉर्म करा। सीएनएफ यही कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 1 वेरिएबल और राइट के ऊपर 2 वेरिएबल्स, या फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 1 वेरिएबल और राइट के ऊपर 1 टर्मिनल। हेलो हाँ जी सर, कैसे पता चला कि सी बेटा सीएनएफ की डेफिनेशन क्या थी बता मेरे को। सीएनएफ की डेफिनेशन क्या थी? कैसे जज करता है कोई प्रोडक्शन सीएनएफ है या नहीं है? सर नहीं मालूम है सर। बेटा सीएनएफ वाला लगाया लेक्चर 10 मिनट पहले जब मैंने सीएनएफ करवाई थी।
CNF का सर मैंने बीच में आपको मेरा बताया था ना कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक वेरिएबल है, राइट के ऊपर दो वेरिएबल्स, या लेफ्ट के ऊपर एक वेरिएबल, राइट के ऊपर एक टर्मिनल, ये आपकी CNF है। तो ये वाली जो फॉर्म है ये इसको रिजेंबल कर रही है कि नहीं कर रही है? जी कर रही है। तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है ना परफॉर्म करवाने की। यस सर। समझ आ गई बात? ओके सर। अगर ये गिवन के अंदर मेरे पास ऐसा होता S गोज टू कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो ये CNF नहीं थी, फिर इसको CNF के अंदर मेरे को बनाना पड़ना था। या कैपिटल S गोज टू स्मॉल a, कैपिटल B C, तो ये भी CNF नहीं है, तो इसको CNF के अंदर बनाना पड़ना था। लेकिन ये जो चार प्रोडक्शंस हैं ये ऑलरेडी CNF है। समझ गए? जी ओके सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर हमने क्या करा है, रीनेमिंग करी है। आपके पास जितने भी वेरिएबल्स थे, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक है S और एक है कैपिटल A। इसको सीरियल ऑर्डर के अंदर सब्सक्रिप्ट लिखने हैं, A1 A2। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंट होता तो उसने A3 का नंबर ले लेना था, अगर यहाँ पे S ना होता कुछ और होता तो उसको A4 दे देना था। ऐसे चलते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो उसको रीनेमिंग क्यों करी है? बिकॉज मैंने लेमास लगाने हैं और लेमास जो है वो मेरे सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज के ऊपर लगते हैं। ठीक है जी। ना उसको रब करने जा रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 2 शुरू करने जा रहा हूं। आपकी जो प्रोडक्शंस है ऊपर लिखने जा रहा हूं, A1 goes to A2 A2 slash A and A2 goes to A1 A1 slash B। तो ये अब आपके पास फाइनली प्रोडक्शन आ चुकी है रीनेमिंग के बाद, बाकी सब कुछ रब कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा स्टेप नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? सबसे पहले वोवली प्रोडक्शन लिखेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है, मतलब के रिक्वायर्ड GNF के अंदर आ चुका है। तो राइट दोस प्रोडक्शंस which are in required form। ठीक है, वो कौन कौन सी है? कैपिटल A1 goes to स्मॉल a, इसको नंबर दे दिया 1। A2 goes to स्मॉल b, इसको नंबर दे दिया 2। समझ गए? ये आपकी GNF के अंदर आ चुकी है ना रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए GNF, आप कंफ्यूज ना हो। रिक्वायर्ड GNF। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? सब्सक्रिप्ट की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब बेटा जो आपका सब्सक्रिप्ट है, आपके पास ये दो प्रोडक्शंस हैं। प्रोडक्शंस क्या है? A1 goes to A2 A2। दूसरी प्रोडक्शन है आपके पास A2 goes to A1 A1। ठीक है, ये प्रोडक्शंस है आपके पास। आपको चेक क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड का सब्सक्रिप्ट जो है वो राइट हैंड साइड के पहले सब्सक्रिप्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, कंपैरिजन किसको करना है? लेफ्ट हैंड साइड का सब्सक्रिप्ट जो है वो राइट हैंड साइड के पहले सब्सक्रिप्ट के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, अब जब आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन के अंदर बेटा 3 तरह की कंडीशन आएंगी। आपका जो सब्सक्रिप्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो सब्सक्रिप्ट है वो या तो बड़ा हो सकता है, ठीक है, या तो बड़ा हो सकता है राइट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट से। लेफ्ट हैंड साइड का जो सब्सक्रिप्ट है यो छोटा हो सकता है राइट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट से, या फिर वो क्या हो सकता है? इक्वल टू हो सकता है। यही 3 कंडीशंस हैं। बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है सबसे। इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगी। समझ रहे हो? ठीक है, अगर तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का सब्सक्रिप्ट है वो राइट हैंड साइड सब्सक्रिप्ट से, लेफ्ट हैंड साइड का जो सब्सक्रिप्ट है अगर वो राइट हैंड साइड के सब्सक्रिप्ट से छोटा है, इफ इट इज स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे?
उसको स्टार मार्क कर लेंगे इन केस ऑफ स्मॉलर। मीन्स अगर तो ये छोटा है तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है, राइट। अगर आपका जो सबस्क्रिप्ट है वो ग्रेटर है, अगर वो ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, लेम्मा 1 लगाएंगे। ये याद रखना, अगर आपका सबस्क्रिप्ट जो है वो इक्वल टू है देन वी विल बी गोइंग फॉर लेम्मा 2। ठीक है, समझ गए। ये 3 केसेस हो सकते हैं आपके सबस्क्रिप्ट के केस के अंदर। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके सामने, एक a1 गोज टू a2 a2 और दूसरी है a2 गोज टू a1 a1। तो पहले मैंने इसको कंपेयर करा, a1 वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो a2 से छोटा है, तो मैंने इसको कुछ नहीं करा, मैंने इसको क्या कर दिया, स्टार मार्क कर लिया। ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को मैंने क्या कर लिया, स्टार मार्क कर लिया, और इसको मैंने स्टेप 4 के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर सेकंड इक्वेशन को देखा, 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, सबस्क्रिप्ट 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे क्या लगेगा, ग्रेटर देन के केस के अंदर बेटा लगता है लेम्मा 1। तो लगाऊं इसको, समझ आ गया है? हाँ सर आ गया। लगाने जा रहा हूं मैं। ऑलरेडी माइक बंद है, मजाक ना कर। तो यहाँ पे मैं लेम्मा 1 लगाने जा रहा हूं बिकॉज ये वाली प्रोडक्शन जो थी मेरी A1 गोज टू A2 A2, ये मेरी स्टार मार्क है, तो इसको सेपरेट ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि बाद में सॉल्व होगी। इन केस ऑफ A2 गोज टू A1 A1, जहां पे आपका सबस्क्रिप्ट बड़ा है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड फर्स्ट सबस्क्रिप्ट सॉरी, वहां पे हम लोग लगाते हैं अप्लाई लेम्मा 1। अब लेम्मा 1 क्या कहता है, लेम्मा 1 क्या कहता है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो सबस्क्रिप्ट है वो है A1, A1 की जगह पे उसकी प्रोडक्शंस यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अपने क्या करना है, A1 की जगह पे उसकी सारी प्रोडक्शन जितनी भी है वो पुट करेंगे इसके अंदर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, A2 गोज टू A1 की एक प्रोडक्शन थी स्मॉल a, ये वाला A1 ऐसा आ गया, और A1 की दूसरी प्रोडक्शन थी A2 गोज टू A2 A2 A1, दैट्स इट। ये स्टेप 2 खत्म हो गया बेटा। समझ आया क्या किया? लेम्मा 1 क्या कहता है, पुट दी वैल्यू ऑफ A1 इन दिस, नंबर 3 डाल लो इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पुट द वैल्यू ऑफ A1 इन थर्ड इक्वेशन। तो A1 की एक वैल्यू थी A1 गोज टू A, तो उसको यहाँ पे पुट करा, तो इक्वेशन क्या बन गई, A2 गोज टू स्मॉल a A1, और A1 की दूसरी वैल्यू थी A2 A2, तो उसको यहाँ पे पुट करा तो वैल्यू क्या आ गई A2 A2 A1। ठीक है, तो ये स्टेप आपका 2 यहाँ पे समाप्त हो गया। क्लियर है बेटा? स्टेप 3 की तरफ चलें। सर एक बार और समझ लीजिए। बेटा इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सबस्क्रिप्ट की वैल्यू चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो सबस्क्रिप्ट है वो राइट हैंड साइड के पहले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब 3 तरह का कंपैरिजन हो सकता है, या तो वो जो सबस्क्रिप्ट है वो छोटा होगा, या ग्रेटर होगा, या इक्वल होगा। अगर तो वो छोटा है तो उसको स्टार मार्क कर लो, अगर वो बड़ा है तो वहां पे हम लगाएंगे लेम्मा 1 L1, अगर वो बराबर है तो वहां पे हम लगाते हैं लेम्मा 2। अब लेम्मा 1 क्या कहता है कि राइट हैंड साइड का जो पहले वाला सबस्क्रिप्ट था लेम्मा 1, जब आपने लगाना है उसको रिप्लेस कर दो उसकी वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे A1 की 2 वैल्यूज थी, एक थी A1 गोज टू स्मॉल a, दूसरी थी A1 गोज टू A2 A2। ठीक है, तो इसकी जगह पे A1 की वैल्यू पुट करी और मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई।
ये आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? अगेन आपको सबसे पहले वो वाली इक्वेशंस लिखनी है जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी थी। ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी थी। एक तो ये दो थी और तीसरी ये भी रिक्वायर्ड के अंदर अभी अभी आई है। ठीक है, तो इसको लिखने जा रहा हूं। तो A1 goes to A, A2 goes to B, 2 और तीसरी अभी आई है A2 goes to small a, A1। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ गई हैं, लेकिन ये वाली अभी भी रिक्वायर्ड में नहीं है। A2 goes to A2, A2, A1। अब इसको क्या करेंगे? स्टेप 3 के अंदर क्या लगता था? लेमा 2, शाबाश। और लेमा 2 कब लगता है? जब आपका पहले वाला सबस्क्रिप्ट राइट हैंड साइड के पहले सबस्क्रिप्ट के बराबर है, A2 A2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लगाएंगे अप्लाई लेमा 2। अब लेमा 2 क्या कहता है, ध्यान से समझना। जोन सा सबस्क्रिप्ट की वैल्यू होती है इक्वल, आपको करना है लेट Z2। जोन सा सबस्क्रिप्ट इक्वल है वो वाला सबस्क्रिप्ट आप लोगे। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी X2, Z2, Y2, लेकिन 2 शुड बी देयर। 2 आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये वाला जो 2 है वो बराबर है ये वाले 2 से। समझ आ गई? तो Z2 जो है वो एक नया वेरिएबल है, Z2 बी अ न्यू वेरिएबल। पहले वाले वेरिएबल को छोड़ के जिसकी जगह पे हमने Z2 सपोज करा है ना, उस पे हाथ रख लो और बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उसको इक्वेट कर दो Z2 के। तो क्या लिखूंगा? Z2 goes to A2 A1, एक इक्वेशन ये आ गई, प्लस इसी इक्वेशन को रिपीट करेंगे A2 A1 विद लास्ट के ऊपर लगा दो Z2। समझ आया? लेमा 2 क्या कहता है? आप अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल सपोज करोगे, वो X2 हो सकता है, वो Z2 हो सकता है, वो Y2 हो सकता है, बट द कंडीशन इज 2 शुड बी देयर। अगर यहाँ पे 3 और 3 इक्वल होते तो मैंने Z3 लेकर चलना था। उसके बाद क्या करना है? जिसकी जगह पे A2 की जगह पे हमने Z2 लिया है ना, उस A2 के ऊपर हाथ रख लो, बाकी जितने वेरिएबल्स बचे हैं उसको उसके बराबर इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे मैंने हाथ रख लिया, Z2 goes to A2 A1 प्लस इसी के लास्ट के ऊपर लगाया Z2। इसके अलावा A2 की जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड में है, A2 की जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड में है, A2 goes to B, उसके लास्ट के ऊपर Z2 लगा दो। A2 goes to A1 Z2। दैट्स इट। ये आपका स्टेप नंबर 3 फिनिश हो गया। समझ आया? यस सर। क्या करना है? लेमा 2 कहता है कि एक Z2 नया वेरिएबल लिया और जिसकी जगह पे Z2 लिया उस पे हाथ रख लो, बाकी जितने वेरिएबल्स बचे A2 A1 उसके बराबर Z2 को पुट कर दिया, प्लस उसी की इक्वेशन दोबारा लिखो और लास्ट के ऊपर Z2 लगा दो। इसके अलावा A2, क्योंकि A2 की जगह पे मैंने Z2 लिया था, A2 की जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर्म में है उसके लास्ट के ऊपर क्या करेंगे? Z2 लगा दो। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका स्टेप नंबर 3 फिनिश हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आया। स्टेप नंबर 4 आया और सबसे पहले वो वाली प्रोडक्शंस लिखेंगे जो रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। 1 2 3 ये आ गई थी और ये 2 भी अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये वाली रिक्वायर्ड में नहीं है तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं सेपरेट, क्योंकि इनको भी हमने सोल्व करना है बाद में। ठीक है, तो ये मैंने साइड पे, अगेन ये विजिबल नहीं है तो इसको नीचे लिखता हूं शुरू से। Z2 goes to A2 A1 Z2। ठीक है, तो ये भी अभी पेंडिंग है जिनको हमने
सोल्व करना है। तो इसको रब करने जा रहा हूं मैं। ये आपका स्टेप नंबर 3 फिनिश हो गया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको स्लैश डाल के लिख रहा हूं। देखो A2 की एक इक्वेशन, A2 की दूसरी इक्वेशन, A2 की तीसरी, A2 की चौथी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। कैसे? A2 गोज टू स्मॉल b, इसको रब कर दिया। ठीक है, A2 की एक इक्वेशन स्लैश A1, A2 की दूसरी इक्वेशन स्लैश BZ2, तीसरी इक्वेशन स्लैश A1Z2। लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। इंस्टेड ऑफ सेपरेट प्रोडक्शंस ऑफ A2 मैंने एक ही सिंगल लाइन के अंदर प्रोडक्शन लिखी। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको याद होगा जब मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, तो प्रोसीजर के अंदर चौथा स्टेप क्या था कि हम स्टार मार्क प्रोडक्शन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्शन है जो अभी रिक्वायर्ड में नहीं आई है, जो GNF में नहीं आई है। एक तो ये है और 2 ये है, टोटल 3। ठीक है, तो इसको उठाएंगे, नीचे लेकर आएंगे यूजिंग A1 गोज टू A2 A2। ठीक है, अब A2 की सारी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड में है, ये भी रिक्वायर्ड में है, ये भी रिक्वायर्ड में है, ये भी रिक्वायर्ड में है और ये भी रिक्वायर्ड में है। अगर A2 की बेटा मैं वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो A1 की भी सारी प्रोडक्शन आ जाएगी रिक्वायर्ड में। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये A2 की बजाय मैं उसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं एक एक करके। तो देखिए A1 गोज टू, पहली वैल्यू क्या है? B, तो क्या हो गया? BA2। सेकंड A1 A2। थर्ड BZ2 A2। फोर्थ A1 Z2 A2। लीजिए, ये सॉर्ट आउट हो गया। A1 की सारी प्रोडक्शन आ गई, A2 की पहले से आ चुकी थी। ये आपका स्टेप नंबर 4 फिनिश हो गया। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, करा क्या है मैंने, जिसको मैंने स्टार मार्क करा था वो वाली प्रोडक्शन उठाओ और नीचे लेकर आओ। वो प्रोडक्शन क्या थी? A1 गोज टू A2 A2। ये वाले A2 की जगह पे, क्योंकि GNF तो यही कहती है ना कि राइट हैंड साइड के ऊपर जो पहला सिंबल है वो क्या होना चाहिए? टर्मिनल। तो अगर A2 की जो सारी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर प्रोडक्शंस हैं उसको मैं एक एक करके यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरी A1 की भी सारी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड के अंदर आ गई। देखो, पहला टर्मिनल, पहला टर्मिनल, पहला टर्मिनल, पहला टर्मिनल, और यहाँ पे अकेला टर्मिनल था। समझ आ गई? तो ये सारी प्रोडक्शंस जो हैं इसको मैं अब काउंट देने जा रहा हूँ, नंबरिंग करने जा रहा हूँ। इसको दिया मैंने नंबर 1, A1 को नंबर 1, इसको दिया नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास क्या पेंडिंग है? अभी कोई बता सकता है कितनी प्रोडक्शंस पेंडिंग है जो हमारा GNF के अंदर नहीं आई है? कौन बताएगा? 2 सर, Z प्रोडक्शन। वेरी गुड। कौन कौन सी? Z2। शाबाश, Z वाली प्रोडक्शन। और उसको क्या करेंगे? उसको सॉल्व करना सर, A1 A2 की वैल्यू रखनी है शायद। शाबाश, कहाँ पे सोल्व करेंगे धीरज उसको? सॉरी सर, कहाँ पे मतलब? उसके लिए अलग स्टेप है या इसी के अंदर सोल्व स्टेप 5 है ना सर, स्टेप 5। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, सो ये आपका स्टेप नंबर 4 फिनिश हो गया। अब हम ये वाली 2 प्रोडक्शन जो है इसको फिनिश करने जा रहा हूं क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या था? इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर Z प्रोडक्शंस। ठीक है, तो Z प्रोडक्शन यहां पे लिख रहा हूं आपका स्टेप नंबर 5। इसको रब नहीं करूंगा,
क्योंकि इसको 4 ही लिखा रहने दो, यहां से वैल्यूज देखकर इधर लिख देता हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर Z प्रोडक्शन। तो पहली Z प्रोडक्शन क्या है? यूजिंग ठीक है, Z प्रोडक्शन पहली क्या है? यूजिंग Z2 goes to A2 A1। बस A2 की वैल्यू तो रिक्वायर्ड के अंदर आई है ना, A2 की कितनी वैल्यू थी? 1 2 3 4, वो एक एक करके इसके अंदर पुट कर दो। बस क्या करना है? A2 की पहली वैल्यू क्या है? B। सो Z2 goes to B A1। A2 की जगह पे B आ गया। दूसरी वैल्यू है A A1 और ये वाला A1 ऐसा आया, दूसरी वैल्यू। तीसरी B Z2 A1। चौथी A A1 Z2 A1। लीजिए 4 प्रोडक्शंस और आ गई। यहां तक काउंट कितना था? 9। इसको दिया 10 11 12 और नंबर 13, ठीक है। अब एक और प्रोडक्शन पेंडिंग है ना, Z2 goes to A2 A1 Z2, मतलब के इसी के पीछे मैंने Z2 लगाया है। इसका मतलब क्या है? ये जो 4 प्रोडक्शन आई है ना, 1 2 3 और 4, इस सब के पीछे Z2 लगा दो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ गई? क्या करना है? इन सब के पीछे Z2 goes to B A1 Z2 नंबर A1 A1 Z2 नंबर 2, B Z2 A1 Z2, A1 Z2 A1 Z2, ठीक है। काउंट चल रहा था हमारा नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16 और नंबर 17। लीजिए, सो आफ्टर द कन्वर्शन we are having a total 17 productions। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। So all the above 17 productions are in GNF। समझ आ गया? ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबको? यस सर। कोई स्टेप रिपीट करना है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दूं, सोल्व करोगे? या नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरे को उसका सॉल्यूशन बताना कि कितनी प्रोडक्शंस आती हैं, ठीक है। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। कन्वर्ट द ग्रामर S goes to कैपिटल A कैपिटल B। S goes to कैपिटल A कैपिटल B, इसको आपने कन्वर्ट करना है A goes to B स्लैश B स्लैश। अभिनव अपना माइक बंद कर। ठीक है, तो ये आपके पास 5 प्रोडक्शंस हैं जिसको आपने कन्वर्ट करना है GNF के अंदर। तो इसका मेरे को काउंट बताना कि कितना काउंट आया है आफ्टर कन्वर्टिंग इट, ठीक है। सो विद दिस योर चैप्टर नंबर 6 इज ओवर। चैप्टर नंबर 6 ओवर हो चुका है आपका। तो हमारे पास यहाँ पे एक और पोल है। तो पोल करते हैं, लीजिए।
Last 10 seconds. Hurry up. So I'm going to end the poll. तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि वैलिड प्रोडक्शंस इन जीएनएफ। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन बेटा बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी गलत है। क्योंकि जीएनएफ के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, राइट हैंड साइड का जो पहला सिंबल है इट शुड बी टर्मिनल। तो सिर्फ पहली वाली प्रोडक्शन के अंदर हमारा टर्मिनल है फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद ये भी कंडीशन है कि सारे के सारे वेरिएबल ही चाहिए, ठीक है, कोई और टर्मिनल नहीं आ सकता है। तो पहले वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, 24 स्टूडेंट्स का ठीक है आउट ऑफ 28। 4 बच्चों ने ये आंसर गलत दिया है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ CFG टू GNF? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज 4 to 5। कई केसेस के अंदर 4 लगते हैं, कईयों के अंदर 5 लगते हैं। 4 कब लगेंगे, जब हमारा लेमा 1 नहीं लगता है। तो आपके पास कुछ ऐसी भी एग्जांपल आएंगी जहां पे आपका सेविंग रिकॉर्डिंग हो चुकी, ऑपे स्टार्ट हो जाएगी कि जो तो लाइट आएगी तो मेरे ख्याल ਨਾਲ तो ਜੇ नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो अपने आप ਨੂੰ फाइल सेव करनी चाहिए। सिस्टम चलता ਪਿਆ ना, एलईडी सर। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक और यू Thank you, सर। sir. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आपका एक ट्यूटोरियल लगेगा, सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल विल बी देयर फॉर 1 hour सेम डे नेक्स्ट बुधवार। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स इन दैट लेक्चर। ओके ओके सर। अगले बुधवार को आपके 2 लेक्चर लगेंगे, एक 2 घंटे का लगेगा, एक 1 hour का लगेगा। 1 hour का जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी दैट विल बी sorted out, right? Okay, sir. Thank you very much. Okay, sir. Thank you.